हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। तो इससे पहले आप लेक्चर नंबर फर्स्ट देख के आए और उसमें अपन ने थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन पार्ट को अपन ने देखा था। ठीक है, अब इस लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस और डायमेंशंस की बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और इसके बाद में अपन इसके लॉज पे बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिएगा, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम, क्या होता है इक्विलिब्रियम। हिंदी में बोलें तो साम्यावस्था। ठीक है, साम्यावस्था। साम्यावस्था पे अपन चर्चा करेंगे। तो पहला होता है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। तीन तरीके का आपके पास इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम होगा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, केमिस्ट्री से या रिएक्शन से रिलेटेड होगा। मैकेनिकल होगा वो मैकेनिक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ये होगा थर्मो से रिलेटेड, अपने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो किससे रिलेटेड होगा, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड होगा। यानी जब भी आपके पास कोई भी सिस्टम, ये मैंने एक सिस्टम ये लिया। ठीक है, सिस्टम क्या कहता है, जिसमें अपन थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं। ये मैंने लिया ए सिस्टम। ठीक है, इसके नज़दीक और इसके बाहर जो भी पार्ट होगा सिस्टम के, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, यूनिवर्स या सराउंडिंग। ठीक है, यूनिवर्स या सराउंडिंग बोलते हैं। और दूसरा अपन ने पार्ट लिया है यहाँ पर बी। एक दूसरा क्या लिया है, एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम लिया है। एक ये सिस्टम लिया है अपन ने, एक ये सिस्टम कंसिडर किया है। ठीक है, दो तरीके का सिस्टम यहाँ पर अपन ने कंसिडर किया है। तो पहला सिस्टम ए लिया है, दूसरा बी लिया है, जिसमें अपन थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर सकते हैं। जिसमें अपन क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर सकते हैं। और इसका बाहर का जो पार्ट है उसको अपन ने क्या माना है, सराउंडिंग माना है। ठीक है, तो इसके बाहर के पार्ट को सराउंडिंग माना है। और अब इसका टेम्परेचर मान लिया मैंने TA और इसका टेम्परेचर मान लिया TB। ठीक है, और जब तक आपके पास टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए दोनों का, तो हीट का फ्लो होता रहेगा। इसमें क्या होता रहेगा, हीट का फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो होता रहेगा। हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से जो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, हायर टेम्परेचर से कहाँ तक, लोअर टेम्परेचर के बीच में हीट का फ्लो होगा। ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में आपके पास हीट का फ्लो होगा। ठीक है, तो हीट का फ्लो होता रहेगा। और जब दोनों का टेम्परेचर, जैसे मैंने इस हायर टेम्परेचर को TA मान लिया। ठीक है, क्योंकि TA ग्रेटर देन TB ले लिया। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर क्या हो गया, TA हो गया, लोअर टेम्परेचर क्या हो गया आपके पास, TB हो गया। अब दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और उस कंडीशन में फ्लो ऑफ हीट रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा, फ्लो ऑफ हीट उस समय क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है,
तो आपके पास ऐसा इक्विलिब्रियम जिस पे टेम्परेचर दोनों सिस्टम के क्या हो, बराबर हो, और उस कंडीशन में फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा आपके पास, रुक जाएगा। ऐसा इक्विलिब्रियम आपके पास क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है आपके पास, थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अपन बात करते हैं, मैकेनिक्स में इसकी चर्चा करते हैं अपन, और इसकी अपन यहाँ पर अपन बात करें तो क्या कहेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे वो अपन थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा पॉइंट है अपने पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अपन दो चीज़ ले सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। टोटल प्रेशर बिकम टू जीरो, मतलब प्रेशर कोई भी पहले सिस्टम का प्रेशर दूसरे सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दूसरा केस, टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, दो केस अपन यहाँ पर लेंगे, दोनों केस को अपन बहुत ही ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला केस है अपने पास कि आपके पास टोटल प्रेशर सिस्टम का क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये हो जाएगा, मैं ले रहा हूँ केस फर्स्ट, ठीक है, और ये ले रहा हूँ मैं केस सेकंड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि टोटल आपके पास क्या होंगे, फोर्स की वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। यानी फोर्स, कोई भी सिस्टम का फोर्स क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी जितने भी फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके पास, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये अर्थ है और ये आपके पास मास m का कोई भी पार्टिकल है। ठीक है, ये आपके पास अर्थ है और ये आपके पास मास m का कोई भी क्या है, पार्टिकल है। अब मैं इस पर कोई भी फोर्स लगा रहा हूँ, F1 लगा रहा हूँ मान लो, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है। यहाँ पर मैं मान लो फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट म्यू मान लिया। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट अपन ने क्या मान लिया, म्यू मान लिया। और फोर्स लगाने पर क्या होगा, फोर्स लगा दिया और पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ बॉडी जाना चाहेंगी तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन F2 लगेगा। पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन F2 इस बॉडी पे लगेगा। आगे की तरफ अपन ने इस पे फोर्स लगाया और ना जाने ये आगे की तरफ खिसकेगी बॉडी, ये आपके पास क्या होगी, आगे की तरफ मूव करेगी बॉडी। तो मूव करेगी तो अगर इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है, म्यू है, तो ये आपके पास क्या लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट F लगेगा। अब जब तक ये दोनों फोर्स जब तक ये क्या होगा कि अब इसका F2 क्या करेगा, अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा, जब अपन F1 लगाएंगे उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा। F1 क्या करेगा, F2 का यहाँ पर अपोज करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर अपोज करेगा, जब तक अपोज करता रहेगा, जब तक इसकी वैल्यू F1 की वैल्यू ग्रेटर देन F2 नहीं हो जाए, तब तक अपोज करता रहेगा। और इस केस में ही बॉडी क्या होगी, चलना स्टार्ट होगी। इस केस में आपकी मास m की बॉडी चलना स्टार्ट होगी। मास m की बॉडी क्या होगी, आपके पास चलना स्टार्ट होगी, मूव करना स्टार्ट होगी, जिसमें एक्सेलेरेशन क्या आएगा आपके पास, a एक्सेलेरेशन उसी कंडीशन में आएगा। इसको बोलते हैं लिमिटिंग केस ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू या लिमिटिंग केस या लिमिटिंग कंडीशन ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, जिस पे बॉडी आपके पास मूव करना क्या करती है, आगे की तरफ मूव करना आपके पास स्टार्ट करती है जब अप्लाइड फोर्स क्या हो, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो। जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो तो उस केस में को क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। उस केस को, फ्रिक्शन के किस केस को, जब आपके पास अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो, ये वाला केस, अप्लाइड फोर्स क्या हो आपके पास, ज़्यादा हो किससे, फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो, तो उस केस में अपन बोलेंगे कि बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दी, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर आपके पास अप्लाइड फोर्स कम है
और आपके पास अप्लाइड फोर्स कम है और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस को अपन क्या बोलेंगे? इस केस को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, ठीक है। और इस केस को बोलेंगे लिमिटिंग, लिमिटिंग। और आपके पास नेक्स्ट है F2 ज़्यादा हो F1 से, इस केस को बोलेंगे स्टैटिक। इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक केस। तीन केस अपन ने यहाँ पर स्टडी किए, तीनों केस की बात कर ली अपन ने। अब ये आपके पास लिमिटिंग केस में क्या होगा? दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे और इस केस में आपके पास इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा। इस केस में आपके पास कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आएगा, जिसमें आपके पास क्या होगा? F1 फोर्स F2 फोर्स के बराबर होगा। और इसी तरीके से अपन प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर एक्चुअल क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर्टिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं अपन कोई भी बॉडी पे, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं यूनिट एरिया में। एक्चुअल में क्या लगाते हैं? कोई परपेंडिकुलर फोर्स यूनिट एरिया में लगाते हैं। अगर एरिया की वैल्यू अपन क्या कर दें 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में आपके पास प्रेशर और परपेंडिकुलर फोर्स एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। प्रेशर और परपेंडिकुलर फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स, पेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। और ये अप्लाइड प्रेशर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। तो ये केस, फर्स्ट केस और सेकंड केस, जब अपन ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों केस क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या लग रहा है? परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। कोई भी बॉडी के क्या लग रहा है? एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों केस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब तीसरे केस की बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम की अपन यहां पर बात करते हैं। तीसरा है आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल, तीसरा केस केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल पोटेंशियल, कोई भी केमिकल पोटेंशियल की बात करेंगे, केमिकल पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम, केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू क्या होगा? केमिकल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम बी, सिस्टम बी। एक्चुअल में केमिकल पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्चुअल में आपको केमिकल पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है। तो केमिकल पोटेंशियल क्या होता है? मैं कोई भी सिस्टम ले रहा हूँ, इसमें मान लेता हूँ मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल,
ठीक है। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसमें से मैं मान लूँ एन इसको बोल रहे हैं अपन, मैंने इसको गोले गोले से यहाँ पर बनाया है, इसको एन पार्टिकल्स बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको क्या बोल रहे हैं, एन पार्टिकल्स को डिनोट कर रहे हैं कि भैया ये आपके पास क्या है, एन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब मैं एक पार्टिकल को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, एक पार्टिकल को क्या करता हूँ मैं, यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो क्या होगा आपके पास n-1 पार्टिकल्स, n-1 पार्टिकल्स। अगर एक पार्टिकल जोड़ता हूँ यहाँ पर, तो अब पार्टिकल सिस्टम में कितने हो जाएंगे, n+1 पार्टिकल्स। ठीक है, तो पार्टिकल्स को रिमूव करना या ऐड करना इतना इजी नहीं है। कोई भी सिस्टम में पार्टिकल को ऐड करना या रिमूव करना इतना इजी नहीं है। ऐड करोगे या रिमूव करोगे पार्टिकल को सिस्टम में से, तो उसके साथ आपके पास क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में क्या होगा आपके पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी में आपके पास क्या होगा, वहां पर चेंज होगा। ठीक है, और इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। इसी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर पार्टिकल, जो पार्टिकल अपन ने ऐड किए या जो पार्टिकल ऐड या और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा कि यहां पर पूरा ये लिख लेना, मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल आर रिमूव्ड और added on the system, then this type, then change in internal energy पर यूनिट या पर यूनिट लिख लेना, पर पार्टिकल, that is known as chemical potential, chemical potential अपन लिखेंगे chemical potential equal to change in internal energy per particle, per number of particle। ठीक है, अब देखो, अब उस कंडीशन में आपके पास दोनों सिस्टम का जब रिएक्शन हो रही है, आपके पास मान लो ये कुछ रिएक्शन हो रही है, A+B C+D, ये कोई आपके पास क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपके पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और ये A+B कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में आपके पास कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड हो रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं सिस्टम में से। तो उस समय आपके पास अगर बात करें दोनों सिस्टम का, A+D का, या फिर कोई भी दो सिस्टम में रिएक्शन हो रही है, A+B, ये कोई भी सिस्टम है, इसमें ये रिएक्शन हो रही है, ये A हो गया, ये B हो गया, इसमें रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल पोटेंशियल को म्यू से शो करते हैं। ठीक है, म्यू से अपन केमिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल पोटेंशियल को, तो दोनों का केमिकल पोटेंशियल आपके पास
बराबर हो जाए तो उस केस को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। उस केस को क्या बोलेंगे अपन, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो कि तीसरा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट है कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स। देखिएगा, कंडक्टिंग वॉल्स के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन मोड ले रहे हैं। देखो, मैं कोई सिस्टम ले रहा हूँ, कंडक्टिंग वॉल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, कंडक्टिंग वॉल्स, ये कोई कंडक्टिंग वॉल्स है आपके पास ए और बी, और मैं ये सी। नेक्स्ट अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा, उसमें कंडक्टिंग वॉल्स भी लेंगे, एडियाबैटिक बॉल्स लेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम आएगा आपके पास। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कंडक्टिंग वॉल्स क्या होगा, जहाँ पर आपके पास हीट का फ्लो आसानी से हो जाए। फ्लो ऑफ these walls can be represented by फ्लो ऑफ हीट। किसको रिप्रेजेंट करती है ये, फ्लो ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करती है। देन that is why flow of heat from these wall, the flow of heat in these walls can be very easy way। इन दीज वॉल से जो आपके पास फ्लो ऑफ हीट होगा, बहुत ही आसानी से हीट ऑफ फ्लो हो जाएगा। और यहाँ से अपन बात करेंगे वॉल्स बिटवीन ए एंड सी इज known as conducting walls। ए और सी के बीच में जो हीट का फ्लो होगा, यानी यहाँ पर मान लिया हीट, यहाँ से क्यू ए, यहाँ पर क्यू सी हीट है, तो हीट का क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा। यहाँ पर मान लिया क्यू बी है, यहाँ क्यू सी है, तो हीट का क्या होगा, आसानी से फ्लो होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और है, वॉल्स बिटवीन बी एंड सी is known as conducting walls।
जहाँ पर आपके पास इजी वे में हीट का फ्लो हो जाए उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग वॉल्स। कोई भी दो सिस्टम में, मान लिया यहाँ पर सिस्टम ए, ये ए सिस्टम है, ये आपके पास बी सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सी सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास सी सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये ए सिस्टम है। तो दो वॉल्स के बीच में आपके पास आसानी से हीट का फ्लो हो जाए, हीट आसानी से ए टू बी सी चला जाए, हीट आसानी से बी टू सी चली जाए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कंडक्टिंग वॉल्स। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एडियाबैटिक वॉल्स। ठीक है, अब है एडियाबैटिक वॉल्स, साथ साथ में मैं बोल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है अब एडियाबैटिक वॉल्स, रिजिड, नॉन रिजिड। ये तो नॉर्मल वॉल्स हैं, जैसा कि सिलेबस में होगा। जैसे भी कोई भी बुक्स पढ़ोगे थर्मोड की, उसमें रिजिड वॉल्स, नॉन रिजिड वॉल्स, परमेबल वॉल्स, नॉन परमेबल वॉल्स, ये सारा इजी है। जो आपके यूज़ होगा, जो वॉल्स आपके पास यूज़ होंगी जीरोथ लॉ में, फर्स्ट लॉ में, अपन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, कार्नोट इंजन में भी पढ़ेंगे वॉल्स वगैरह, कार्नोट इंजन में पढ़ेंगे वॉल्स, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक वॉल्स उसमें पढ़ेंगे। डायाथर्मिक वॉल्स भी अपन पढ़ेंगे, जहाँ टेम्परेचर का क्या हो, टेम्परेचर सप्लाई हो, टेम्परेचर क्या हो, हीट जब बराबर हो जाएगी, जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो उसको डायाथर्मिक वॉल्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स। ये मैंने एडियाबैटिक वॉल्स समझा रहा हूँ मैं। ये मान लिया मैंने ए सिस्टम, ये मान लिया बी सिस्टम, ऐसी वॉल्स जिसमें हीट का फ्लो हो ही नहीं। जैसे थर्मस हो, थर्मस लेते हैं अपन, वो एक सिस्टम लेते हैं, एक जैसा मैं थर्मस बना रहा हूँ, एक अपन थर्मस ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ उसमें अपन ने चाय रखी, क्या रखी, चाय रखी, गरम गरम चाय रखी, ठीक है, गरम गरम चाय रखी या गरम गरम उस थर्मस में पानी रखा, तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, सराउंडिंग के साथ जो बाहर का एरिया है, जो यूनिवर्स का एरिया है, उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। उसके साथ उसका कोई भी संपर्क नहीं रहेगा, हीट फ्लो नहीं होगी उसमें, तो हीट का आदान प्रदान यहाँ पर नहीं होगा, जिस वजह से थर्मस को एक बोल सकते हैं, आइडियल तो कुछ होता नहीं है, इसको बोल सकते हैं कि एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं। ये जहाँ पर ये वॉल्स यूज ली गई हैं, इसमें बोल सकते हैं एडियाबैटिक वॉल्स होंगी, ठीक है। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसी वॉल्स, दीज टाइप ऑफ वॉल्स कैन नॉट सप्लाई हीट टू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है। हीट का सप्लाई नहीं होगा इसमें। क्या होगा, एडियाबैटिक वॉल्स क्या होती है कि कोई भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपके पास क्या नहीं होगा, हीट का सप्लाई नहीं होगा। यहाँ से क्या नहीं होगा, आपके पास हीट का सप्लाई नहीं होगा। मैंने एक नंबर सिस्टम लिया, एक दूसरा बी नंबर सिस्टम लिया, दोनों में आपके पास क्या नहीं होगा, हीट का सप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी वॉल्स क्या होंगी, एडियाबैटिक वॉल्स होंगी, एडियाबैटिक वॉल्स होंगी, ठीक है। कैन नॉट सप्लाई नहीं दी, मतलब कैन नॉट फ्लो ऑफ हीट, कैन नॉट, ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन नॉट फ्लो ऑफ हीट, कैन नॉट फ्लो ऑफ हीट। और ये वॉल्स क्या होती हैं, ये वॉल्स आपके पास क्या होंगी, एडियाबैटिक वॉल्स।
अब है नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास रिजिड वॉल्स, और एक है आपके पास बाउंड्री वॉल्स। ये सब पढ़ लोगे। ये रिजिड वॉल्स क्या होंगे, एकदम ठोस वॉल्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन, रिजिड वॉल्स बोलेंगे। ठीक है, ये सब पढ़ लिए जाएंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, ये दो वॉल्स थी, आगे तक यूज़ होंगी, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है टीडी स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऐसी स्टेट, अगर अपन पीवी डायग्राम बनाएं, जैसे ये हो गया वी, ये हो गया पी। ठीक है, तो ऐसी स्टेट अगर पीवी डायग्राम बनाएं, पीवी क्या है आपके पास, ये आपके पास थर्म पी वी टी एस, एस को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब सिस्टम में अव्यवस्था। जैसे कोई भी निकाय है, निकाय में आपके पास एक गैस पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक गैस पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक गैस पार्टिकल यहाँ पड़ा है, और आपके पास क्या होगा, निकाय कोई भी सिस्टम है उसमें गैस पार्टिकल्स अलग अलग पड़े, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अलग अलग निकाय की जो अव्यवस्था है, रैंडमनेस है, रैंडमनेस of system is known as entropy। ठीक है, रैंडमनेस को रिप्रेजेंट क्या करेगा, एंट्रोपी किसको रिप्रेजेंट करेगी, रैंडमनेस को। एक पार्टिकल आपके पास, मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम लिया मैंने, यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा है, एक पार्टिकल यहाँ, तो ये आप मान लो P1 पार्टिकल ये पड़ा है, P2 पार्टिकल ये पड़ा है, P3 P4 P3 P5। ठीक है, ऐसे आपके पास पार्टिकल आपके पास पड़े, तो जितने आपके पास पार्टिकल अलग अलग जगह पड़े हुए होंगे, यानी अलग अलग जगह पड़े होंगे, जिसकी रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगी, जिस सिस्टम की आपके पास रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगी, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब स्टेबल, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स टीडी लिख देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स टीडी सिस्टम वो ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा, जब उसकी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो स्टेबलनेस, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो स्टेबलनेस है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होने के लिए थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी ज़्यादा होने के लिए आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेबलनेस ज़्यादा होने के लिए एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर कोई भी सिस्टम में पड़े रहेंगे, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो सिस्टम क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब अपन थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात करें, मान लो ये P है, ये V है। V को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने कोई भी कर्व बनाया, किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अपन ने कर्व बनाया। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में अपन ने एक कर्व बनाया, ये मान लिया P1 आया, यहाँ पर V1 आया, P1 आया। ठीक है, एक दूसरा कर्व अपन ने बनाया P2 V2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होंगे, स्टेट्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास स्टेट होंगे, और ये क्या हो गई, स्टेट। एक फर्स्ट स्टेट होगी, ये स्टेट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर और वॉल्यूम, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स के दो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपके पास PVTS, ये आपके पास थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी,
ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल्स को अपन ग्राफ में शो करें तो वो स्टेट फर्स्ट हो जाती है, और ये क्या होंगी, P2 और V2 की वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेट सेकंड। इसको क्या बोलेंगे, स्टेट सेकंड। ये नोट कर लीजिएगा। अब है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, दो चीज़ और है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इसको अपन सीखते हैं। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन दो एक अलग अलग चीज़ें हैं जिनको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले है आपके पास स्टेट फंक्शन, ये आपके पास है स्टेट फंक्शन, और एक है पाथ फंक्शन, दूसरा है आपके पास देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है, मैंने जैसे पीवी कर्व बनाया, ये पीवी कर्व बनाया, ठीक है, और ये स्टेट पे डिपेंड करे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी ये P1 V1 हो गया, ये P2 V2 हो गया। यहाँ से अपन तीन रास्ते से मान लो जा रहे हैं, फर्स्ट पाथ से, सेकंड पाथ से, थर्ड पाथ, और ये आपके पास क्या स्टेट पे डिपेंड करे, इनिशियल पॉइंट व फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करे। ऐसे फंक्शंस जो इनिशियल पॉइंट व फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे उनको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। पाथ पे जो ये पाथ जा रहा है इस पे डिपेंड ना करें तो इसको डिपेंड नहीं करने चाहिए। पाथ पे ये होता है पाथ, पाथ फर्स्ट, ये हो जाएगा पाथ सेकंड, ये हो जाएगा आपके पास पाथ थर्ड, पाथ थर्ड। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करें, केवल किस पे डिपेंड करें, स्टेट फर्स्ट पे डिपेंड करें, और ये आपके पास किस पे डिपेंड करें, स्टेट सेकंड पे डिपेंड करें। तो ऐसे को अपन बोलते हैं पाथ फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है आपके पास, स्टेट फंक्शन होता है। डी यू आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होता है, और वर्क डन पाथ फंक्शन होता है। वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, जो पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पीवी कर्व बनाया जो पाथ पे डिपेंड करता है, और पाथ पे कैसे डिपेंड करता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। ये पाथ फर्स्ट है और ये पाथ सेकंड है, ये P1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास P2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या कहता है कि आपके पास कर्व के अंडर द कर्व एरिया अंडर द, एक अलग डेफिनेशन भी होती है इसकी, एरिया अंडर द कर्व इज नोन एज वर्क डन डेल्टा W। तो ये मान लो ये आपके पास क्या होगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा फर्स्ट का। कैसे, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, इसको D बोल दिया, इसको E बोल दिया, इसको F बोल दिया। और मैं बात करूं कि आपके पास जो एरिया किसका ज़्यादा है, एरिया A B E ये C ये D, इसका क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एरिया की बात कर रहे हैं अपन, तो और इसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, A B F फिर C फिर D, इसका एरिया कम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड करने लगा ना, ये आपके पास इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो इसका वर्क डन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वर्क डन किसका ज़्यादा हो जाएगा, A B E D, इसका A B C E D E E C D, इसका
वर्क डन भी ज़्यादा हो जाएगा और इसका वर्क डन कम हो जाएगा, ABFCD का। ठीक है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ फंक्शन है, इसलिए ये पाथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एरिया अंडर द कर्व को क्या बोलेंगे अपन, वर्क डन बोलेंगे। एक अनदर डेफिनेशन है वर्क डन की, और अपन वर्क डन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, PdV, इंटीग्रल W बराबर इंटीग्रल PdV को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। ये एक अनदर डेफिनेशन है। ये सेकंड डेफिनेशन हो गई, ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, नोट कीजिएगा। अब जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फर्स्ट वीडियो भी देखिएगा जब सेकंड वीडियो समझ में आएगी, और नेक्स्ट अपने पास थर्ड वीडियो आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।